आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। दिल्ली पुलिस ने मुझे सिर्फ लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए आरोपी बनाया और झूठे गवाहों को मेरे खिलाफ प्लांट किया गया। ये वो अल्फाज है जो ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने के लिए अगले हफ्ते का वक्त दिया है। ताहिर हुसैन नाम आपको याद होगा। एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन पर आरोप लगा कि वो दिल्ली दंगों में शामिल भीड़ का हिस्सा थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में उनकी भूमिका थी। फिर 6 सालों बाद 13 जुलाई 2026 यानी इसी साल को अदालत ने अपने फैसले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया और 31 जुलाई को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और अब इस मामले में बड़ी खबर सामने आई है। ताहिर हुसैन ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि जांच शुरू से ही एक तरफा थी। उन्हें फंसाने के लिए गवाहों को तैयार किया गया, बयानों में हेरफेर हुआ और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने के लिए आरोपी बनाया गया। ये सारी बातें ताहिर हुसैन ने तफसील और तथ्यों यानी फैक्ट्स के साथ हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में बताई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ताहिर हुसैन की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। इस याचिका के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रायल कोर्ट का फैसला सबूतों पर आधारित था या जैसा ताहिर हुसैन अपनी अपील में कह रहे हैं वो सच है कि क्या वाकई जांच में गंभीर खामियां थी जिसके बाद उनको ये सजा सुनाई गई। चलिए तफसील से बताते हैं कि आखिर ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस की जांच पर क्या क्या गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिल्ली दंगों के बारे में बता देते हैं जो 2020 में हुए। 23 फरवरी 2020 के आसपास उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़कनी शुरू हुई और अगले कई दिनों तक हालात बेहद खराब रहे। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पहले से विरोध प्रदर्शन और उसके जवाब में विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। इसी तनाव के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में लगभग 40 मुस्लिम और 13 हिंदू थे। और इसी हिंसा में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या भी हुई, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे। जिसके बाद बीजेपी नेताओं कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने इसे मजहबी रंग देकर खूब आग भड़काई, खूब भुनाया इसको। और फिर पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन की तरफ गई और 5 मार्च 2020 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इस आरोप में कि वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में शामिल थे। जिसके बाद 6 सालों तक ट्रायल चला और कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुना दी। अब क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रायल कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं होता, तो ताहिर हुसैन के पास कानून के तहत अपील का अधिकार था, जहां वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते थे इस फैसले के खिलाफ। और ताहिर हुसैन ने यही किया। उनकी अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है। अब यहाँ हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ताहिर हुसैन ने अपनी इस अपील में क्या क्या बड़ी बातें कही है, क्या क्या आरोप लगाए हैं और दिल्ली पुलिस की जांच पर क्यों गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब ताहिर हुसैन ने अपनी अपील याचिका में सबसे पहले दावा किया कि जांच शुरू से ही एक तरफा थी, यानी दिल्ली पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की है और सिर्फ लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें फौरन आरोपी बना दिया गया। उनकी अपील में कहा गया कि एफआईआर को एंटी डेटेड और एंटी टाइम्ड किया गया। आसान लफ्जों में ताहिर हुसैन ने आरोप लगाया कि एफआईआर पहले की तारीख को दिखाकर दर्ज की गई थी, यानी एफआईआर को असल समय से पहले की तारीख और वक्त का दिखाया गया। इसके बाद ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया कि 6 मार्च 2020 तक कोई भी अहम जांच नहीं हुई थी, यानी उनकी गिरफ्तारी के बाद ही जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा आरोप ताहिर हुसैन ने गवाहों को लेकर लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए कुछ गवाहों को प्लांट किया गया है। उनके मुताबिक ऐसे लोगों को गवाह बनाए गए जो असल में उस घटना के आई विटनेस थे ही नहीं, चश्मदीद थे ही नहीं। इसके अलावा ताहिर हुसैन ने अपनी अपील याचिका पर यह भी आरोप लगाया कि असली चश्मदीदों के बयान बदले गए हैं या मैनिपुलेट किए गए हैं, यानी बयानों को घुमाया गया और इस वारदात के असली अपराधियों को कानून के सामने लाया ही नहीं गया। ताहिर हुसैन की अपील में 5 गवाहों की गवाही पर भी सवाल उठाए गए हैं। खासतौर पर 2 भाइयों की गवाही को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें चांस विटनेसेस की तरह पेश किया गया और उनके बयानों में विरोधाभास, यानी सवाल ये उठाया गया कि वास्तव में ये उस जगह मौजूद थे या नहीं। ये बात अभी साफ नहीं है। दोनों भाइयों की जो जवाब है उसमें अलग अलग बातें नजर आ रही है। यही एक और अहम सवाल ताहिर हुसैन ने अपनी अपील में उठाया है, जहां कहा गया है कि एफआईआर रविंद्र कुमार की शिकायत के आधार पर बनी थी। ताहिर हुसैन का दावा है कि रविंद्र कुमार ने बाद में रिकॉर्ड पर अपनी शिकायत से खुद को अलग कर लिया था और उस शिकायत में ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं था। और यही एक और बड़ा सवाल, अगर कॉन्स्पिरेसी साबित ही नहीं हुई थी तो फिर हत्या की जिम्मेदारी कैसे हुई? ये ताहिर हुसैन की अपील का सबसे अहम और कानूनी सवाल है।
उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से बरी कर दिया, फिर भी उन्हें आईपीसी की धारा 149 की मदद से हत्या समेत दूसरे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। यहाँ पर ताहिर हुसैन का तर्क है कि महज किसी अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होने के आधार पर उन्हें हत्या की जिम्मेदारी देना सही नहीं है और ताहिर हुसैन हाईकोर्ट में इसी आधार को चुनौती दे रहे हैं। वहीं इस मामले में अभियोजन कहता है कि ताहिर की भूमिका और भीड़ के साथ उनका संबंध पूरी तरह से साबित हुआ। वहीं ताहिर हुसैन कहते हैं कि जांच में गड़बड़ी हुई है, गवाहों को प्लांट किया गया है, केवल मौजूदगी या अनलॉफुल असेंबली के आधार पर हत्या की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अब इस टकराव का अगला मंच है दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये सारे आरोप ताहिर हुसैन ने अपनी अपील याचिका में दिल्ली पुलिस की जांच पर लगाए हैं। अब सवाल ये है, क्या ये बातें हाईकोर्ट में उम्र कैद की सजा को पलटने के लिए काफी होगी? तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट के पूरे रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और सबूतों को देखकर ही फैसला करना होगा। और अब इसमें कितने और साल लगेंगे ये भी अदालत ही जानती है और जो केस चलेगा वो जानते हैं। लेकिन ताहिर हुसैन की याचिका के बाद अब कुछ सवाल जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं। पहला सवाल, अगर जांच बिल्कुल निष्पक्ष थी तो ताहिर हुसैन की ओर से उठाए गए एफआईआर के समय और गवाहों से जुड़े सवालों का हाईकोर्ट क्या जवाब देगा? दूसरा सवाल, अगर कुछ गवाहों के बयान एक दूसरे से अलग है तो उनकी विश्वसनीयता तय करने का सही तरीका क्या होगा? तीसरा सवाल, जब ट्रायल कोर्ट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप साबित नहीं माना तो सेक्शन 149 के तहत सामूहिक जिम्मेदारी तय करने का आधार कितना मजबूत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले को सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम या आप बनाम बीजेपी के चश्मे से देखना चाहिए या फिर गवाह और सबूतों के आधार पर देखना चाहिए कि आखिर असली गुनाहगार कौन है? अब हाईकोर्ट में दोबारा सच और झूठ की लड़ाई पर सुनवाई होगी। पहले ही 6 साल बीत चुके हैं, ट्रायल कोर्ट सजा सुना चुका है उम्र कैद की और अब देखना बाकी है कि हाईकोर्ट क्या कहेगा इन सारे तथ्यों को सुनने के बाद। क्या इनकी जांच होगी या नहीं? लेकिन दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है, एक और खबर से समझिए। जहां उमर खालिद और शर्जिल इमाम, जो 6 सालों से दिल्ली दंगों के मामले में ही बिना ट्रायल के जेल में बंद है, उनकी जमानत याचिका का विरोध दिल्ली पुलिस कर रही है और कह रही है कि इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। 6 सालों से बंद है बिना ट्रायल के, अभी आरोप साबित भी नहीं हुए। दरअसल उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने एक बार फिर जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दोनों की नई जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि ये भ्रामक और कानूनी तौर पर गलत है। दोनों पर दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में आरोप है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम इस मामले में मुख्य योजनाकार थे। हालांकि ये आरोप अभी अदालत में साबित तक नहीं हुआ है और इसी के लिए ही अभी तक 6 सालों से वो जेल में बंद है, ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा है। ये दोनों की तीसरी जमानत याचिका है। इससे पहले उनकी जमानत निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है, लेकिन जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 और आरोपियों की जमानत दे दी थी, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद दोनों ने फिर जमानत मांगी है। ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई को उनकी अर्जियां खारिज कर दी, जिसके बाद अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है, जिस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हालात में ऐसा कोई नया बदलाव नहीं आया है जिससे दोनों को जमानत दी जा सके। दूसरी तरफ उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तरफ से लंबे वक्त से ये दलील दी जा रही है कि वो करीब 6 साल से जेल में बंद है, लेकिन अभी तक उनका ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है और आरोप भी तय नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि इतनी लंबी हिरासत उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी आजादी के अधिकार पर सवाल खड़ा करती है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को तय करना है कि बिना ट्रायल के 6 सालों से बंद उमर और शर्जिल को जमानत दी जाए या फिर दिल्ली पुलिस की आपत्ति को वो वापस से स्वीकार कर लेंगे और एक बार फिर इनकी याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। अब दिल्ली दंगों से जुड़े 2 मामले दिल्ली हाईकोर्ट में जाने वाले हैं, जिसमें एक ताहिर हुसैन की अपील याचिका है और उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इन मामलों में कैसे सुनवाई करता है और क्या दोबारा से सारे सबूतों और गवाहों को सुना जाएगा और जो आरोप ताहिर हुसैन ने लगाए हैं क्या उस पर गंभीरता से दोबारा जांच होगी या नहीं। आने वाले वक्त में सबके जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए इजाजत दीजिए। हमारे चैनल मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 2 दिन पहले मैं आसाम से लौटा हूँ। आसाम में गया था फ्लड और सैलाब से होने वाली तबाही और बर्बादी की रिपोर्टिंग के लिए। आपने भी हमारी रिपोर्ट को देखा होगा। असम में जब फ्लड आया उस वक्त भी मदद की ज़रूरत थी और अब मज़ीद वहाँ के लोगों को मदद की, इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास अब घर नहीं हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने घरों में नहीं लौट सके हैं, वो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं और ऐसे लोगों की लगातार मदद भी की जा रही है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने भी आसाम की लोकल तंजीमों के साथ मिलकर तकरीबन 25 घर बनाने का ऐलान किया है
और एक घर की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने अब तक वहाँ नकद पैसा तकसीम किया है, कपड़ा तकसीम किया है या अनाज तकसीम किया है, और अब उनका घर बनाना ज़रूरी हो गया है। तो 25 घर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से बनाया जाएगा, वहाँ की लोकल तंजीमों की तरफ से मदद दी जा रही है। अगर आप आसाम के सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए उन तक इमदाद पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि कैसे उन तक इमदाद पहुंचाया जाए, क्या तरीका होगा। तो उम्मा सेवा ट्रस्ट एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, जो लगातार ऐसे मौके पर इमदादी काम करती है और इसके ज़रिए आप अपनी इमदाद वहाँ पहुँचा सकते हैं। आसाम के सैलाब मुतासरीन लोगों की इमदाद का ज़रिया आप बन सकते हैं।